तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे ऑफिशियल चैनल एसके लर्निंग पॉइंट पर। तो दोस्तों, हम लोग कक्षा 12 के रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री के अंशाल पेपर को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हम लोग पहला सेट को सॉल्व कर रहे थे, जिसमें से हम लोगों ने 3 वीडियो एकदम अच्छे तरीके से क्लियर कर लिए थे। आज हमारा चौथा वीडियो है। दोस्तों, हम लोगों ने 5वें क्वेश्चन के ग तक को क्वेश्चन को कर लिए थे और उसमें का सेकेंड का यहाँ से हमको करना बाकी था। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ से क्वेश्चन को हमें करना बाकी था, तो चलिए यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ से हमें क्वेश्चन को शुरू करना था। तो देखिए क्या कर रहा है। निम्नलिखित संकुलों में केंद्रीय धातु की ऑक्सीकरण अवस्थाएं डी कक्षकों का अतिग्रहण एवं उपसह संयोजन संख्या बताइए। देखिए पहला क्या दिया है, चलिए इसका हम लोग ज्ञात करते हैं। पहला देखिए दिया है, इसमें यक्स करके दिया है, ठीक है। दिया है K3CO C2O4 का होल थ्राइस, ठीक है। अब इसमें देखिए हमें क्या ज्ञात करना है। पहला ज्ञात करना है ऑक्सीकरण संख्या। तो चलिए ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करते हैं। और केंद्रीय धातु का तो हम लोग जानते हैं, ये तो हमारा काउंटर आयन हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो हमारा ब्रैकेट है, ब्रैकेट के पहले हो या ब्रैकेट के बाद में हो, वो हमारा काउंटर आयन कहलाता है। और ब्रैकेट के जो सटे हुए रहता है वो हमारा क्या कहलाता है, तो हमारा केंद्रीय धातु कहलाता है। और जो केंद्रीय धातु को छोड़कर जितने भी इसमें जो होते हैं ये ब्रैकेट में, उसे हम लोग क्या कहते हैं, लिगेंड कहते हैं। तो ये हमारा लिगेंड हो जाएगा। तो चलिए अब इसका हम लोग ऑक्सीकरण संख्या ज्ञात करना है। तो हमें किसका ज्ञात करना है, तो इसका ज्ञात करना है, यानी कि केंद्रीय धातु का। तो ये तो हमारा इसका निकालना पड़ेगा। तो ये हमारा पोटेशियम है, पोटेशियम का 1 होता है और 3 है, तो 1 गुणे 3 हो जाएगा प्लस। इसको निकालना है तो इसका यक्स मान लेंगे प्लस। अब ये देखिए C2O4 हमारा क्या होता है, C2O4 का हमारा जो ऑक्सीकरण संख्या होता है, इसमें क्या होता है, 0 होता है, गुणे ये हमारा 3 हो जाएगा, बराबर का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें माइनस प्लस नहीं है। अब 1 का गुणा 3 में करेंगे 3 हो जाएगा, प्लस ये हमारा यक्स हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा, बराबर 0। यानी कि यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 3। क्या हो जाएगा, 3। ये हमारा इसकी ऑक्सीकरण संख्या यक्स का कितने हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा इसका ऑक्सीकरण निकल गया। इसका ऑक्सीकरण संख्या प्लस का 3 हो जाएगा, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या हम लोगों ने निकाल लिया। अगला कह रहा है डी कक्षकों का अतिग्रहण। तो निकालते हैं हम लोग डी कक्षकों का अतिग्रहण। डी कक्षकों का अधिग्रहण। तो देखिए दोस्तों, इसका जो हमारा डी कक्षकों का अधिग्रहण होगा वो क्या होगा, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, जो इसका हमारा डी कक्षकों का अधिग्रहण हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा T2G6 और E0, ये हमारा E0G हो जाएगा। ये हमारा इसका डी कक्षकों का अधिग्रहण हो जाएगा, यानी कि T2G6E0G हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला का हो गया। अब इसमें कह रहा है उपसह संयोजन संख्या। तो हम लोग जानते हैं इसका उपसह संयोजन संख्या क्या होता है। यहाँ पर जो भी होता है वही हमारा उपसह संयोजन संख्या होता है, लेकिन इसमें ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर जो भी रहता है वो हमारा उपसह संयोजन संख्या होता है। लेकिन पहले हम लोग इसको ज़रूर देख लेते हैं। इसमें देखिए ये तो हमारा उपसह संयोजन संख्या 3 हो जाता, लेकिन जो हमारा C2O4 है वह 2 बंद बनाता है। क्या बंद बनाता है, 2 बंद बनाता है। और ये 3 है, गुणा इसका 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। यानी कि इसके उपसह संयोजन संख्या कितना हो जाएगा, ये हमारा उपसह संयोजन संख्या हो जाएगा। उपसह संयोजन संख्या इसका कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। ये ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो बहुत से ऐसे होते हैं जिसका यहाँ पर जितना होता है वही उपसह संयोजन संख्या हो जाता है। लेकिन यहाँ पर भी आप ध्यान दीजिएगा, ये हमारा द्विदंतु यानी कि जो द्विदंतु लिगेंड है वो हमारा द्विदंती लिगेंड है यह, जिसकी वजह से यह 2 बॉन्ड बनाता है। इसके लिए यहाँ पर इसका उपसह संयोजन संख्या 6 हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा पहला हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब इसमें देखिए दूसरा में क्या दिया है। दूसरा में हमें दिया है वाई वाले में MnH2O का होल 6SO4। अब इसमें देखिए सबसे पहले ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे Mn का यानी मैंगनीज का, तो यक्स मान लेंगे प्लस H2O का हमारा 0 होता है, तो 0 गुणे 6 हो जाएगा और प्लस
ये हमारा SO4 का क्या होता है -2 होता है, सीधे -2 होता है, बराबर का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो x प्लस ये हमारा 0, या -2 बराबर 0, x उधर जाएगा, ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, यानी कि इसका हमारा आक्सीकर संख्या क्या हो जाएगा +2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए डी कक्षकों का अधिग्रहण देखेंगे, डी कक्षकों का अधिग्रहण देखेंगे। अब इसके हम लोग डी कक्षकों का अधिग्रहण देखेंगे, तो इसका जो हमारा डी कक्षकों का अधिग्रहण होगा वो क्या हो जाएगा T2G3 हो जाएगा, और ये हमारा E2G हो जाएगा, ये हमारा इसका अधिग्रहण हो जाएगा। अब अगला इसमें कह रहा है उपसहसंयोजन संख्या, तो हम बताए हैं यहाँ पर जितना होता है उसको क्या हो जाता है उतना उपसहसंयोजन संख्या होता है। तो यहाँ पर 6 है तो 6 उपसहसंयोजन संख्या हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर H2 है तो H2 क्या है, ये हमारा एक दंती लिगेंड है, एक बंध बनाता है, तो 6 का गुणा 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 ही हो जाएगा, जिसकी वजह से उपसहसंयोजन संख्या हमारा 6 हो जाएगा, यानी कि उपसहसंयोजन संख्या, ये हमारा उपसहसंयोजन संख्या का ना 6 हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग लिख लीजिएगा उपसहसंयोजन संख्या इसका 6 हो जाएगा। तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अब चलिए घ क्वेश्चन पर चलते हैं। घ क्वेश्चन देखिए कह रहा है DNA, देखिएगा DNA एवं RNA में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए, यानी कि DNA और RNA में क्या करना है, तो हमें अंतर लिखना है। तो चलिए उसके अंतर को लिखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखिए चलिए लिखते हैं। देखिए कह रहा है DNA और RNA में अंतर। ठीक है, तो चलिए इसमें पहले लिखेंगे DNA में लिखेंगे DNA की द्विहेलिक्स संरचना होती है, यानी कि जो हमारा DNA होता है दोस्तों, जो हमारा ये हमारा DNA होता है उसका क्या होता है द्विहेलिक्स संरचना होती है। हमारा क्या होता है DNA होता है। ठीक है, ये हमारा क्या होता है तो DNA होता है, जो DNA की द्विहेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, और RNA में क्या हो जाएगा, इसकी एकल हेलिक्स संरचना होती है, इसकी एकल हेलिक्स संरचना होती है, लेकिन DNA की क्या होती है द्विहेलिक्स संरचना होती है। ठीक है, DNA में देखेंगे दूसरा, यह डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, यानी कि जो DNA होता है वह डीऑक्सीराइबोज शर्करा होता है, लेकिन यह राइबोज शर्करा होता है। जो हमारा RNA होता है वो हमारा राइबोज शर्करा होता है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरा है इसके पायरिडिन, देखिएगा पायरिमिडीन, इसके पायरिमिडीन क्षार में मुख्य थायमीन होता है, इसमें थायमीन पाया जाता है। जो DNA होता है उसमें थायमीन पाया जाता है, लेकिन जो हमारा RNA होता है उसमें क्या पाया जाता है, तो यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, अब देखिए चौथा कह रहा है यह प्रायः सभी जीवों में पाया जाता है, यानी कि जो DNA होता है वो सभी जीवों में पाया जाता है, लेकिन जो हमारा RNA होता है कुछ ऐसे जो वायरस होते हैं उन्हीं में पाया जाता है, यानी कि विशेष प्रकार के वायरस में ही RNA पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो हमारा DNA है वो सभी जीवों में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ इसका आप लोगों को अंतर समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ तक क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हमारा 6वां क्वेश्चन है। 6वां का क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित का संरचनात्मक सूत्र लिखिए, संरचनात्मक सूत्र तथा IUPAC नाम लिखना है। ठीक है, चलिए इसका हम लोग IUPAC नाम को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए पहला इसमें क्या दिया है, पहला इसमें देखिए दिया है द्वितीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यानी कि द्वितीयक का मतलब होता है दो, ब्यूटिल का मतलब ब्यूटेन और क्लोराइड, यानी कि इसमें सबसे पहले ब्यूटिल दिया है, यानी कि 4 को हमें कार्बन की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो पहले 4 कार्बन लिख लेते हैं, CH3 CH2 CH और CH3, 4 कार्बन हो गया। अब देखिए कह रहा है दूसरे नंबर पर ब्यूटिल, यानी कि द्वितीयक ब्यूटिल, दूसरे नंबर पर क्या लगाना है क्लोराइड, यानी कि दूसरे नंबर पर क्लोराइड। आप चाहें तो यहाँ पर भी क्लोराइड लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यानी कि हाइड्रोजन को कम करना पड़ेगा, तो हमने यहीं पर ही हाइड्रोजन कम कर दिया है, तो ये हमारा Cl हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा Cl हो जाएगा। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, तो हमारा संरचना सूत्र हो गया, लेकिन इसका IUPAC लिखे तो क्या हो जाएगा, इसका IUPAC लिखें तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। ठीक है, अब देखिए इसका IUPAC क्या हो जाएगा, तो 2 क्लोरो, दूसरे पर क्या आया है क्लोरो आया है, 2 क्लोरो हो जाएगा, 2 क्लोरो, और ये हमारा 1 2 3 4 ये क्या हो जाएगा ब्यूटेन हो जाएगा, 2 क्लोरो ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है, पहले का। अब देखिए इसमें दूसरा क्या दिया है,
दूसरा दिया आइसोपेंटिल ब्रोमाइड। अब आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का पहले संरचना सूत्र लिखना है, तो चलिए इसका संरचना सूत्र लिखते हैं। आइसोपेंटिल ब्रोमाइड का क्या हो जाता है, आइसोपेंटिल ब्रोमाइड क्या होता है, तो होता है CH3 CH CH2 CH2, ये हमारा Br हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए ये हमारा CH3 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये हमारा आइसोपेंटिल ब्रोमाइड होता है। पेंटिल का मतलब 5 कार्बन, तो 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, 5 कार्बन हो गया हमारा। ठीक है दोस्तों, अब इसका हम लोग क्या करेंगे, इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। तो चलिए इसके IUPAC नाम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम लिखे तो क्या हो जाएगा, देखिएगा सबसे पहले गिनना प्रारंभ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से गिनेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो पहले पर क्लोरो यानी कि ब्रोमो है, 1 ब्रोमो, सॉरी यहाँ से ना, सॉरी यहाँ से थोड़ी ना, कार्बन से गिनना शुरू करते हैं ना, 1 2 3 4। ठीक है, तो पहले पर क्या आया है, तो ब्रोमो आया है, तो 1 ब्रोमो लिख देंगे, 1 ब्रोमो हो जाएगा। और 1 2 3, तीसरे पर मेथिल आया, ध्यान दीजिएगा तीसरे पर क्या आया, मेथिल, तो क्या हो जाएगा 3 मेथिल हो जाएगा, 3 मेथिल हो जाएगा। और 4 कार्बन है तो हमारा ब्यूटेन हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा इसका IUPAC नाम हो जाएगा। अब देखिए अगला, यानी कि तीसरा क्या बोल रहा है, तीसरा बोल रहा है तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड, यानी कि तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड। पहले तो हमें ब्यूटिल दिया है तो 4 को कार्बन चाहिए, तृतीयक ब्यूटिल क्लोराइड यानी कि तीसरे नंबर पर क्या क्लोराइड होगा। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, ये हमारा CH3 Cl2 और ये हमारा CH3 CH3। देखिए अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखते हैं, तो देखिए क्या हो जाएगा, आप चाहे तो यहाँ से गिनती कर सकते हैं इधर, या इधर से कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से कर दे रहे हैं 1 2 3। ठीक है, तो इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 पर पहले क्लोरो आया, क्लोरो को पहले लिखेंगे क्योंकि ये मेथिल यम से होता है, क्लोरो C से होता है, तो C पहले आता है, यम बाद में आता है। ठीक है, तो हमारा पहले हो जाएगा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो हो जाएगा। उसके बाद दूसरे पर भी ये मेथिल आया है, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल और 1 2 3 यानी कि 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन को क्या लिख देंगे, तो प्रोपेन लिख देंगे। ठीक है दोस्तों, 3 कार्बन है तो प्रोपेन लिख देंगे। अब देखिए चौथा क्या कर रहा है, चौथा इसमें दिया आइसोब्यूटिल क्लोराइड। आइसोब्यूटिल क्लोराइड को चलिए लिखते हैं, ये हमारा हो जाएगा CH3 CH2 Cl, और ये हमारा CH3 हो जाएगा, ये हमारा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। ठीक है, आइसोब्यूटिल क्लोराइड, ये हमारा आइसोब्यूटिल क्लोराइड। अब इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, तो देखिए क्या हो जाएगा, इसका IUPAC नाम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें गिनना प्रारंभ करना पड़ेगा, 1 2 3। ठीक है, तो पहले पर क्लोरो आया, क्लोरो को पहले लेंगे क्योंकि क्लोरो C से आता है, ये मेथिल यम से आता है, तो C पहले आता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए 1 क्लोरो हो जाएगा। अब दूसरे पर क्या है, मेथिल आया, तो 2 मेथिल हो जाएगा, 2 मेथिल हो जाएगा, 3 कार्बन है तो ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है नियोपेंटिल क्लोराइड। नियोपेंटिल क्लोराइड, देखिए नियोपेंटिल क्लोराइड का संरचना सूत्र क्या होता है, तो CH3 CH3 CH2 Cl, ये हमारा क्या होता है, नियोपेंटिल क्लोराइड होता है। ठीक है, अब इसका IUPAC नाम लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए इसका हम लोग IUPAC नाम लिखेंगे, तो देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 1 2 3। ठीक है, तो देखिए पहले पर क्लोरो आया है तो पहले क्लोरो को लिख देंगे, 1 क्लोरो, 1 क्लोरो हो जाएगा। अब देखिए दूसरे नंबर पर 2 को मेथिल आया है, तो 2 डाई, डाई मतलब डाई लगाना पड़ेगा क्योंकि 2 बार आया है, एक बार ये 2 बार आया है, तो 2 के लिए डाई का प्रयोग करते हैं, डाई मेथिल हो जाएगा। ठीक है, डाई मेथिल, ये 3 है तो प्रोपेन हो जाएगा,
प्रोपेन। हिंदी में भी चाहे तो लिख सकते हैं 1 क्लोरो 2,2 डाईमेथिल प्रोपेन लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आईपीएससी नाम हो गया दोस्तों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब देखिए 8वां का क्वेश्चन पहला बोल रहा है। अब ये तो हमने ख़त्म कर लिया। आपको आ रहा है निम्न को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन बोला है हैलो एल्केन नाभिक रागी। हैलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, जबकि हैलो एरीन इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं। इसमें हमें बताना है कि जो हेलो एल्केन होते हैं वह नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, लेकिन जो हमारा हेलो एरीन होते हैं, यही ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन और हेलो एरीन, हेलो एल्केन नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देते हैं, लेकिन जो हेलो एरीन होता है वो इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन अपक्रिया देता है। इसका कारण बताना है। ठीक है, तो चलिए इसके हम लोग लिखते हैं। इसको लिखेंगे क्या हो जाएगा, हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में, ध्यान से देखिएगा, जो हेलो एल्केन होता है वह हेलो एरीन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यानी कि हेलो एल्केन हेलो एरीन की तुलना में अधिक ध्रुवीय होता है, अतः इनमें कार्बन परमाणु धनावेशित होता है, जबकि हेलो एरीन में अनुनाद के कारण कार्बन पर आवेश अधिक उत्पन्न नहीं हो पाता, अतः विशेष स्थितियों में ही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अपक्रियाएं देते हैं। इसका ये हमारा क्या है दोस्तों, तो इसका हमारा कारण है। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्लोरोफॉर्म का हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय क्यों होता है। देखिए मस्त क्वेश्चन है। कह रहा है कि जो क्लोरोफॉर्म हमारा होता है उसका जो हमारा हाइड्रोजन परमाणु होता है वो हमारा अम्लीय क्यों होता है, उसको हमें लिखना है। तो चलिए इसका हम लोग उत्तर लिखते हैं। लिखेंगे जो हमारा क्लोरोफॉर्म CHCl3 होता है। क्लोरोफॉर्म का सूत्र क्या होता है, CHCl3। जो हमारा क्लोरोफॉर्म होता है दोस्तों, पहले इसे हम लोग बेहोश जो है, जैसे सुंघा देते हैं लोग तो बेहोश हो जाते हैं ना, उसके रूप में पहले प्रयोग किया जाता था इसको। ठीक है, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है। क्लोरोफॉर्म CHCl3 में कार्बन परमाणु पर लगे 3 अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक क्लोरीन परमाणुओं के कारण हाइड्रोजन परमाणु अम्लीय होता है। यानी जो हमारे ये 3 क्लोरीन है, इसके ही कारण ये वाला हाइड्रोजन क्या हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन इसमें देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बोल रहा है पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का मतलब KCN, पोटेशियम साइनाइड हेलो एल्केन RX से अपक्रिया कर एल्कील साइनाइड देता है, जबकि सिल्वर साइनाइड का मतलब AgCN मुख्य उत्पाद के रूप में एक आइसोसाइनाइड बनाता है। कारण बताना है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। इसमें लिखेंगे हम लोग पोटेशियम साइनाइड KCN एक आयनिक यौगिक है, जिसके कारण CN मुक्त हो जाता है और साइनाइड, ध्यान दीजिएगा, और जो साइनाइड होता है वो देखिए दोस्तों, और साइनाइड जो होता है जो हमारा, और जो देखिए एक बार फिर से रिपीट करते हैं दोस्तों, पोटेशियम साइनाइड यानी KCN एक आयनिक यौगिक है, जिसके कारण CN- मुक्त हो जाता है और साइनाइड वाला यौगिक बनता है। क्या बनता है, साइनाइड वाला यौगिक, मतलब CN उसमें रहेगा। ठीक है, जबकि सिल्वर साइनाइड हमारा AgCN होता है, एक सहसंयोजन यौगिक है, जिसमें N जो हमारा नाइट्रोजन है, देखिए इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है मुक्त अवस्था में होता है, यानी कि जो हमारा नाइट्रोजन होता है क्या होता है, मुक्त अवस्था में होता है, जिसके कारण आइसोसाइनाइड का मतलब होता है NC यौगिक प्राप्त होता है। ठीक है दोस्तों, NC यौगिक क्या होता है, प्राप्त हो जाता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने क्वेश्चन को कर लिया। अब अगला क्वेश्चन हमें ख क्वेश्चन इसमें देखिए क्या कह रहा है। ठीक है, देखिए ख क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित परिवर्तनों को किस प्रकार किया जा सकता है, केवल रासायनिक समीकरण देना है। क्या करना है, केवल हमें रासायनिक समीकरण देकर समझाना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको भी हम लोग लिखते हैं। देखिए पहला क्या बोल रहा है, पहला दिया है प्रोपीन से प्रोपेन 2 यानी कि प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाना है। ठीक है, तो देखिए समय बचाने के लिए हमने लिख कर लाया है पूरा अच्छे से। चलिए उसको हम लोग करते हैं। तो देखिए दोस्तों, हमें प्रोपीन, क्या हमें
प्रोपीन से प्रोपेन 2 बनाना है। ठीक है, देखिए ये हमारा प्रोपीन है, ये हमारा क्या है प्रोपीन है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या है हमारा प्रोपीन है। अब प्रोपीन की जब क्रिया देखिएगा, जब प्रोपीन का जल अपघटन, इसे क्या बोलते हैं जल अपघटन, जल अपघटन। ठीक है, जल अपघटन कराएंगे यानी कि H2O और थोड़ा सा अम्लीय माध्यम में क्या करेंगे उसका जल अपघटन जब कराएंगे तो प्रोपेन 2 प्राप्त हो जाएगा, CH3 CH CH3 OH यानी कि प्रोपेन 2 प्राप्त हो जाएगा। ये हमारा प्रोपेन हो जाएगा। आइए दूसरे नंबर पर OH, OH को क्या बोलते हैं ऑल बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर OH जुड़ जाएगा जिससे हम लोग बोल देंगे प्रोपेन 2 ठीक है दोस्तों। अब देखिए अगला बोला इसमें बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल। देखिएगा बेंजिल क्लोराइड से बेंजिल एल्कोहल बनाना है हमको। तो सबसे पहले बेंजिल क्लोराइड का सूत्र लिखेंगे। देखिए बेंजिल क्लोराइड का मतलब होता है बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl। जब बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेंजीन क्लोराइड हो जाएगा, बेंजिल क्लोराइड। अब इसकी अब क्रिया KOH जलीय, KOH जलीय के साथ कराएंगे यानी कि K प्लस। देखिए जो हमारा KOH होता है इसको जब तोड़ेंगे तो क्या होगा, ये हमारा K प्लस और OH माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारा K होता है दोस्तों वो क्या करता है Cl से अब क्रिया करके क्या करता है KCl हमारा बाहर निकाल देता है। ठीक है, K जो हमारा होता है Cl से अब क्रिया करके KCl बाहर निकल जाता है और जो हमारा OH होता है वो हमारा CH2 के साथ अब क्रिया करके CH2OH बना लेता है। यही हमारा क्या हो जाएगा बेंजिल एल्कोहल बना लेता है, यही हमारा क्या होगा बेंजिल एल्कोहल बना लेता है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए अगला इसमें था तीसरा दे रहा है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है प्रोपेन 1 बनाना है। तो देखिए दोस्तों प्रोपेन 1 हम लोग बनाते हैं एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1। ठीक है दोस्तों, देखिए सबसे पहले CH3 CH2 MgCl, ये हमारा क्या होता है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड है। जब इसकी अब क्रिया CH2O का मतलब होता है CH डबल बॉन्ड O, इसकी अब क्रिया जब एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड जो है इसकी अब क्रिया इसके साथ यानी कि CH2O के साथ कराएंगे तो क्या बनेगा हमारा CH3 CH2 MgCl बनेगा। अब जब ये हमारा इतना बन जाएगा तो अब इसका हम क्या कराएंगे जल अपघटन। जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे देखिएगा H2O और थोड़ा सा अम्लीय माध्यम में जब इसका हम लोग जल अपघटन कराएंगे तो CH2 यानी कि CH3 CH2 OH यानी कि हमारा प्रोपेन 1 क्या हो जाएगा प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। क्या प्रोपेन 1 हमारा क्या हो जाएगा ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। एक बार और देखिएगा ये हमारा एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड था यानी कि CH3 CH2 MgCl था। इसकी अब क्रिया सबसे पहले मैंने CH2O से कराया। जब CH2O से कराएंगे तो CH3 CH2 MgCl बनेगा। और जब ये हमारा बन जाएगा तो अब क्या करेंगे इनमें कि हमको प्रोपेन 1 प्राप्त करना है तो इसका क्या करना पड़ेगा हमें जल अपघटन करेंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो CH3 CH2 OH बन जाएगा यानी कि प्रोपेन 1 क्या हो जाएगा बन जाएगा। यही हमें क्या करना था बनाना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्या बोला है, अगला बोला है मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मेथिल प्रोपेन 2 बनाना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए दोस्तों इसमें क्या हमारा है CH3 MgBr। CH3 MgBr हमारा क्या है ये हमारा एथिल यानी कि सॉरी मेथिल होगा। ये हमारा मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है। इसकी अब क्रिया देखिए क्या करेंगे, इसकी अब क्रिया CH3 के साथ क्या करेंगे कराएंगे तो क्या बनेगा CH3O MgBr बनेगा। देखिए क्या होगा ये हमारा CH3 है। जब इसको हम लोग तोड़ेंगे तो क्या होगा CH3 और ये हमारा C डबल बॉन्ड O यहाँ पर क्या हो जाएगा CH3। देखिए ये जो हमारा O होगा O
ओ क्या होगा MgBr से अभिक्रिया कर लेगा यहाँ पर, और ये CH3 क्या होगा CH3 एक CH3 तो है, और ये दोनों CH3 एक यहाँ पर लग जाएगा, और O क्या होगा O तो इससे अभिक्रिया कर लेगा MgBr से। ठीक है दोस्तों, ये हमारा C तो बीच में ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा इतना प्राप्त हो जाएगा, CH3COMgBr CH3 प्राप्त हो जाएगा। अब इसका हम लोग क्या कराएंगे, जल अपघटन करेंगे। H2O और अम्लीय माध्यम में क्या कराएंगे, जल अपघटन कराएंगे। जब इसका जल अपघटन कराएंगे तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा, यानी कि 2-मेथिल प्रोपेन टूआल प्राप्त हो जाएगा। COH CH3 ये हमारा क्या होगा 2-मेथिल प्रोपेन टूआल क्या होगा प्राप्त होगा। यही हमें बनाना था, क्या 2-मेथिल प्रोपेन टूआल बनाना था, ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, देखिएगा 5वां, फिनाल से पिक्रिक एसिड। देखिएगा ये IMP है, बार बार पूछता है, यानी कि फिनाल से पिक्रिक अम्ल बनाना है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। देखिए फिनाल का मतलब होता है कि जब बेंजीन रिंग के ऊपर OH समूह लगा देते हैं तो क्या बन जाता है हमारा, यह फिनाल बन जाता है। अब फिनाल की अभिक्रिया सांद्र, देखिएगा फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल को क्या बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल बोलते हैं, नाइट्रिक अम्ल, यानी कि HNO3 जो होता है ये हमारा नाइट्रिक अम्ल होता है। इसकी अभिक्रिया देखिएगा, फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 और सांद्र H2SO4 यानी कि ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल, इसी को तेजाब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तेजाब, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। जब फिनाल की अभिक्रिया सांद्र HNO3 तथा सांद्र H2SO4 के साथ जब कराते हैं तो हमारा पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है। यानी कि इस पर क्या होता है, ये हमारा फिनाल तो रहता ही है, बस इस पर पैरा पर क्या होता है, यानी कि पहले तो आर्थो पर NO2 जुड़ता है, उसके बाद यहाँ पर भी आर्थो पर NO2 जुड़ता है, और यहाँ पर हमारा पैरा पर क्या हो जाता है, NO2 जुड़ जाता है। ठीक है, NO2 क्या होता है, हमारा नाइट्रो होता है। ठीक है, यानी कि पहले आर्थो पर जुड़ेगा, उसके बाद पैरा पर, फिर से आर्थो पर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पिक्रिक अम्ल हो जाएगा। क्या होगा, पिक्रिक अम्ल हो जाएगा, यही हमारा। इसका अगर IUPAC नाम लिखें तो 2,4,6, 3 बार आया है तो ट्राई नाइट्रोफिनाल हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, तो पिक्रिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन, अब इसमें अथवा देखिए कह रहा है, आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे, यानी कि संश्लेषित कैसे आप करेंगे, केवल रासायनिक समीकरण दीजिए। ठीक है, पहला दिया है, एक उपयुक्त एल्कीन लेना है, उससे हमें 1 फेनिल एथेनॉल बनाना है। ठीक है दोस्तों, देखिए पहला, सबसे पहले हमने क्या किया, एक उपयुक्त क्या किया, हमें इसमें दिया था एक उपयुक्त एल्कीन, तो मैंने क्या किया, एक उपयुक्त एल्कीन ले लिया। देखिए ये हमारा क्या है, एथिलीन बेंजीन है। क्या है, एथिलीन बेंजीन है। ठीक है, बेंजीन रिंग के ऊपर CH डबल बॉन्ड CH2 है, ये हमारा एथिलीन बेंजीन है। इसकी अभिक्रिया हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कराया, सल्फ्यूरिक, ये हमारा सल्फ्यूरिक अम्ल है। यानी कि एक उपयुक्त एल्कीन मैंने लिया, उसका अभिक्रिया H2SO4 के साथ कराया, तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा बेंजीन रिंग के ऊपर CH CH3 और OH, ये हमारा क्या बन गया, 1 फेनिल एथेनॉल। यही हमें बनाना था, और ये हमारा 1 फेनिल एथेनॉल क्या हुआ, बन गया। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला अभिक्रिया था। अब देखिए आगे क्या बोला है, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है। यानी कि SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल हमें क्या करना था, इसमें बनाना था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसको हम लोग बनाते हैं। एक बार और देखिएगा, क्वेश्चन कह रहा है, SN2 अभिक्रिया द्वारा एल्किल हैलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल क्या करना है, बनाना है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसको हम लोग। देखिए ये हमारा पहले साइक्लोहेक्सिल मेथिल हैलाइड है। क्या है, साइक्लोहेक्सिल मेथिल हैलाइड है। ठीक है, इसकी अभिक्रिया NaOH यानी कि कॉस्टिक सोडा, इसी को क्या बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसकी अभिक्रिया कराते हैं। ये हमारा SN2 अभिक्रिया है। इसको क्या करेंगे हम लोग, गर्म करेंगे।
तो ये हमारा क्या हो जाएगा, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल, यानी कि सी हमारा साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल है। साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल क्या हो जाएगा, हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये हमारा प्राप्त हो गया, यानी कि साइक्लोहेक्सिल मेथिल हैलाइड की अपक्रिया NaOH के साथ कराएंगे, यानी कि इसको हम लोग क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन इसमें तीसरा बोला है, एक उपयुक्त एल्किल हैलाइड से पेंटेन 1 आल बनाना है। क्या बनाना है, पेंटेन 1 आल बनाना है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग एक उपयुक्त एल्किल ले लेते हैं। ठीक है, ये हमारा एक उपयुक्त एल्किल हमने ले लिया, CH3 CH2 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 CH2X। ठीक है, तो मैंने क्या लिया, एक उपयुक्त एल्किल ले लिया, इसकी अपक्रिया यानी कि कॉस्टिक सोडा के साथ यानी कि NaOH के साथ यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराएंगे, तो ये हमारा CH3 CH2 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 CH2OH यानी क्या होगा, पेंटेन 1 आल। अब देखिए यहाँ पर मैंने इतना क्यों लिया, मैंने इतना इसलिए लिया क्योंकि हमें पेंटेन 1 आल बनाना है। तो पेंटेन 1 आल बनाने के लिए क्या होगा, हमें पेंटेन 1 आल बनाना है तो कम से कम 5 कार्बन चाहिए, इसीलिए मैंने इतना बड़ा एक उपयुक्त एल्किल लिया। ठीक है, तो 5 कार्बन का इसमें मैंने एल्किल लिया और इसका क्रिया NaOH के साथ कराया, तो हमारा पेंटेन 1 आल क्या हो गया, प्राप्त हो गया। ठीक है दोस्तों, तो आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आ रहा होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक हमने क्वेश्चंस को कर लिया है। अब 7वें क्वेश्चन से जो क्वेश्चंस हैं इसको हम लोग अपने अगले पार्ट में करेंगे। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो आशा करता हूँ आप लोग को वीडियो एकदम बढ़िया से अच्छा समझ में आ रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।